नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में संविधान के विषय पर चर्चा की जाएगी। संविधान, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से मतलब होता है ढांचा या स्वरूप। तो राज्य रूपी शरीर, जो राज्य है, राज्य रूपी शरीर के ढांचे और स्वरूप का उल्लेख जिसमें होता है उसको हम संविधान कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक निश्चित भूभाग हो, नंबर 2 जनसंख्या हो, नंबर 3 शासन व्यवस्था हो, और नंबर 4 संप्रभुता हो। किसी भी राज्य के लिए ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं। अब हम लोग इस संविधान में की चर्चा जो करेंगे वो इस शासन से संबंधित है कि इस शासन के कितने अंग होंगे, उनके बीच में परस्पर संबंध क्या होगा, कितने प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, आदि आदि। तो संविधान के अंतर्गत हम लोग राज्य और शासन के बारे में चर्चा करते हैं। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो कुछ शब्द हमारे आते हैं, जैसे संविधान, संविधानवाद, संप्रभुता आदि। तो संविधान जो है, अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो संविधान एक ऐसा लिखित प्रलेख है जिसमें शासन संचालन से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख रहता है। उसमें राज्य और जनता के बीच में परस्पर संबंध कैसे होंगे, परस्पर समन्वय कैसे होगा, आदि आदि चीजों का एक लिखित प्रलेख होता है। अगर हम संविधानवाद की बात करें तो किसी भी राज्य में जो शासन संचालन है वो संविधान के अनुरूप हो। जो सत्ता जिसके पास है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करे, उसको दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक विधि का प्रयोग किया जाए, उसको हम संविधानवाद कहते हैं। और संप्रभुता अर्थात कि शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष में न होकर के संवैधानिक विधि में हो और संवैधानिक विधि के अनुसार ही शासन का संचालन हो, तो उसको हम लोग एक संप्रभुता कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने संविधान के बारे में अपने मत व्यक्त किए। तो हम लोग उनके द्वारा जो व्यक्त किए गए मतों को हैं या जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं उस पर एक निगाह डालते हैं कि संविधान के बारे में विद्वानों ने क्या क्या अपने मत व्यक्त किए। आइए देखते हैं। अरस्तू के अनुसार संविधान एक व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को जो राज्य के अनिवार्य अंग हैं और सरकार के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। डायसी के अनुसार वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सार्वभौमिकता का विवरण और प्रयोग का संचालन करते हैं, राज्य के संविधान का निर्माण करते हैं। जेलिनेक ने कहा कि संविधान उन प्रचलित नियमों का समूह है जो राज्य के मुख्य अंगों को निश्चित करते हैं तथा इनकी रचना की नीति, इनके पारस्परिक संबंध, इनके कार्यक्षेत्र और अंत में राज्य में उनमें से प्रत्येक के मौलिक स्थान का निर्देश करते हैं। कूले के अनुसार राज्य का आधारभूत कानून, जिसमें वे सिद्धांत होते हैं जिन पर सरकार आधारित होती है तथा जो प्रभु शक्तियों के विभाजन का विनिमय करते हैं और इस तथ्य का निर्देशन करते हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग किन व्यक्तियों द्वारा किया जाए। ऑस्टिन के अनुसार सर्वोच्च शासन के संगठन को निश्चित करने वाले नियमों का समूह संविधान कहलाता है। लास्की के अनुसार संविधान नियमों का वह भाग है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि ये नियम कैसे बनाए जाएं, किस प्रकार बदले जाएं और उन्हें कौन बनावे। बोर्जो के अनुसार संविधान उस आधारभूत कानून को कहते हैं जिसके अनुसार राज्य की सरकार का संगठन किया है और व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और उन सिद्धांतों का संचालन किया जाता है जिनके आधार पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है।
बात करते हैं भारतीय संविधान की, कि भारत में संविधान जो लागू हुआ उसकी विकास यात्रा किस प्रकार से चली। तो जो भारतीय संविधान है इसको निर्मित करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही निरंतर मांग उठने लगी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही निरंतर इसकी मांग उठने लगी। सबसे पहले 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसने संविधान निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव के बाद एक संविधान सभा निर्मित हुई, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसके पहले अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इस संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसमें स्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और विभिन्न समितियों का गठन हुआ। इन समितियों में प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, उसका प्रारूप तैयार किया और संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने उस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर दिया, पारित कर दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद भारतीय संविधान लागू हो गया। तो आपने देखा कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा किस प्रकार रही। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान बना उसकी विशेषताएं क्या है। प्रत्येक देश का जो संविधान होता है उसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान की भी अपनी विशेषताएं हैं, जो इसको विश्व के अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं, विशेष बनाती हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता हम देखें तो ये बहुत ही विस्तृत संविधान है, अर्थात अपने आकार में बहुत बड़ा संविधान है। जैसा कि पहले भी आप देख चुके हैं कि इसको निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रकार ये विश्व के देशों में अगर तुलना किया जाए तो भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान था और उसका रीजन भी था। उसका कारण यह था कि भारत के संविधान में केंद्र शासन के साथ साथ राज्य के शासन की पूरी व्यवस्थाओं, नागरिकों के मूल अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आदि का उल्लेख किया गया था, जिसमें यह संविधान काफी विस्तृत हो गया। नंबर 2 अगर हम देखें तो इस संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भी इसकी विशेषताओं में है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा कही जाती है, इस संविधान के मूल कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो क्या है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अभी आपने देखा कि हमारे भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसका कितना महत्व है और उस प्रस्तावना में पूरे भारतीय संविधान का मूल, पूरे संविधान की आत्मा उसमें समाई हुई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तीसरी विशेषता इसकी, तो
ये तीसरी विशेषता इसकी है भारतीय संविधान के अनुसार जो शक्ति है, जो सार्वभौम शक्ति है, वो जनता में निहित है, यानी कि जनता ही सर्वोच्च है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के संविधान के अनुसार भारत में संप्रभुता संपन्न ये कि ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से संप्रभु है। किसी प्रकार का नियंत्रण भारत पे नहीं होगा। लोकतांत्रिक यानी कि जनता के द्वारा जनता का शासन रहेगा, लोकतांत्रिक है। और गणराज्य मतलब ये कि यहाँ पे जो प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। अगर अगली इसकी विशेषता हम देखें तो पंथ निरपेक्षता। संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात भी कही कि पंथ निरपेक्षता मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ना भारत जो है वो किसी भी धर्म का प्रचार करेगा, या किसी भी नियुक्ति में वो ये नहीं चाहेगा कि किसी व्यक्ति की किसी धर्म के प्रति आस्था हो। पंथ निरपेक्ष, सभी व्यक्तियों को अपनी पूजा अर्चना करने का अधिकार होगा। अगली विशेषता अगर हम देखें इसकी तो ये कठोर और लचीले संविधान का समन्वय। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कठोर लचीले से मतलब क्या हुआ। किसी भी देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, पहला संवैधानिक संशोधन के संबंध में, दूसरा साधारण कानून। जिन देशों में संविधान में संशोधन और साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया एक ही होती है वो लचीले संविधान कहे जाते हैं, और जिन देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और साधारण कानून की प्रक्रिया अलग होती है, अर्थात संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो देश कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं। भारत में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद के साधारण बहुमत से हो जाती है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें संसद के साधारण बहुमत के अलावा जो विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात संसद के बहुमत सदस्य और उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य जब तक की सहमति नहीं कर देता है तब तक कानून नहीं बनता है। बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जिसमें संसद का विशेष बहुमत और उसके साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो भारतीय संविधान में कठोर और लचीले दोनों ही प्रकार के जो कानून है उनका समन्वय किया गया है। अगर हम देखें तो संघात्मकता और एकात्मकता, इसका भी समन्वय है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को किस प्रकार से संबंधित किया गया है। संघीय शासन व्यवस्था के जो गुण होते हैं उसमें लिखित व कठोर संविधान, संघ व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, संघ व राज्यों में अलग अलग शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र व राज्य में अगर कोई संघर्ष होता है तो उसकी मध्यस्थता के लिए, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एकात्मक शासन व्यवस्था के गुणों में एकहरी नागरिकता, समन्वित न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल में देश का स्वरूप एकात्मक, संघ को राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति, एक संविधान, संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, निर्वाचन आयोग, संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु। तो देखिए भारत में जो विशिष्ट संघीय व्यवस्था है जिसमें संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों के ही गुणों का समावेश किया गया है। अभी आपने देखा संघात्मकता और एकात्मकता का समन्वय भारतीय संविधान में किस प्रकार है। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। ये भाग 3 में हैं जिनकी संख्या 6 है। जो संविधान की मूल व्यवस्था थी उसमें 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। आइए देखते हैं जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं।
संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो अभी आपने देखा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं नागरिकों को वो किस प्रकार के हैं। अब हम देखते हैं इन्हीं के साथ साथ कर्तव्य। मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान में कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार को प्राप्त करना ठीक नहीं है। कुछ नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का निर्धारण भी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य इस भारतीय संविधान में दिए गए हैं। संविधान में 42वें संशोधन में चौथे अध्याय में का जोड़ा गया और संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों को धारण करे तथा उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी नागरिकों में समान प्रभुत्व की भावना का विकास करे, राष्ट्र की मिश्रित संस्कृति की गौरवपूर्ण परंपरा को बनाए रखे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उन्नति और जीवधारियों के प्रति सहानुभूति रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा वृद्धि का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे तथा नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्तमता प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो अभी आपने देखा मूल कर्तव्यों के बारे में। एक और विशेषता जो भारतीय संविधान की है वो है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया है कि राज्य अपनी शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित करेंगे। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करेगा या इनकी भावनाओं के अनुकूल कार्य नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कुछ संक्षेप में आपको दिखाते हैं, देखते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत का गठन, काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, प्रसूति सहायता का प्रबंध, श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, समान सिविल संहिता, बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रयास, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास, पशुओं की नस्ल सुधारना, पर्यावरण का संरक्षण तथा विकास, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास किया जाना है। इसके बाद इसकी एक और विशेषता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें अधिकतर दोहरी नागरिकता होती है। केंद्र की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग, लेकिन भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है आपातकालीन अधिकार जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं, आपातकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को संकट काल में, यानी युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, या राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए या आर्थिक संकट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार राज्यों, समस्त राज्यों की या राज्यों के कुछ अंशों की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है जिसको विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल के सलाह से, परामर्श से वो अपने कार्यों का संपादन करते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य तथा समरस समाज की स्थापना का स्वप्न देखा गया है। अर्थात ये संविधान जन कल्याण पर आधारित है। इसमें कोई वर्ग उपेक्षित न समझे अपने को और न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति सभी कर सके, समाज में भेदभाव न हो, इसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें जो शासन के अंग हैं तीन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की को सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ साथ संसद की सर्वोच्चता
संसद की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी की गई है। अर्थात संसद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई है, लेकिन संविधान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर है संविधान। अगर संसद के द्वारा कोई किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जो संविधान की भावना के विपरीत है, तो न्यायपालिका को, न्यायिक सिस्टम जो है वो उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है। इसकी व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। आज के इस वीडियो में हमने देखा संविधान के बारे में कि संविधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।